बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो है सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। ये हमारा चैप्टर 4 है। इसमें नंबर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शंस के बारे में कि किस तरह से और कौन कौन सी सैंक्शंस को कम्युनिकेट किया जाता है, बताया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है, और वो कौन सी अथॉरिटीज हैं जो ये फॉरवर्ड करती हैं और वो कौन से लोग हैं जिनको ये सैंक्शन कम्युनिकेट की जाती है। तो सबसे पहले बात की जा रही है कि जो फाइनेंशियल सैंक्शंस होती हैं वो जो कंपिटेंट अथॉरिटीज की होती हैं उन सब को लाजिम है कि अकाउंटेंट जनरल को कम्युनिकेट किया जाएगा। अब उसमें जो कम्युनिकेशन की जाती है उनमें से जो सबसे पहली बात की जा रही है वो ऐसी फाइनेंशियल सेक्शन के बारे में की जा रही है जिसकी कंपिटेंस या जिसकी पावर उस डिपार्टमेंट की खुद है, तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट की जाएगी। कुछ ऐसी सैंक्शंस भी होती हैं जो डेलीगेटेड होती हैं, तो उन सैंक्शंस को भी एजी को ही कम्युनिकेट किया जाएगा। कुछ सैंक्शन ऐसे हैं जिसमें ऑडिटर जनरल की कंकरेंस शामिल होती है, उसको भी सैंक्शन को कम्युनिकेट किया जाएगा। और इसके अलावा लास्ट वन, जब आप सैंक्शन ऑर्डर बना रहे होंगे तो उसको बनाते हुए उसमें जो आपने जिस चीज का ख्याल रखना है वो है एक डेफिनेट अमाउंट, एक अमाउंट उसकी होनी चाहिए और वो अमाउंट वर्ड्स और फिगर दोनों में कम्युनिकेट की जाएगी। इंडिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एप्रोप्रिएशन इन द सैंक्शन टू एक्सपेंडिचर। Application for sanction to expenditure should be distinctly stated whether provisions for the proposed charge has or has not been made estimate of the year। मतलब बताना पड़ेगा कि इसकी एस्टिमेशन हुई भी है, इस बजट में आपको मिला हुआ है, ठीक है, ये आपने डिस्टिंक्टली बताना है। तो आप जब सैंक्शन ऑर्डर बनाएंगे या सैंक्शन ले रहे होंगे तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आपके पास एप्रोप्रिएशन मौजूद होगी तो आप सैंक्शन लेंगे। और सैंक्शन ऑर्डर में भी फिर लिखेंगे कि जनाब इस हेड ऑफ अकाउंट के अंदर एप्रोप्रिएशन है, तो सोर्स आपने यकीनन उसमें बतानी है। और वेग एक्सप्रेशन आपने यूज नहीं करनी, पहले लोग करते थे सब्जेक्ट टू दी बजट प्रोविजन, ये आपने यूज नहीं करनी। अब आपके पास कंफर्म है, ऑर्डर मौजूद है, आपके पास एलोकेशन हुई भी है, तो उसमें आपने ये मेंशन कर देना है कि A03970 हेड से ये एक्सपेंडिचर मीट किया जाएगा। हमने सैंक्शन ऑर्डर का जो स्पेसिमेन देखा था उसमें ये चीज क्लियर लिखी हुई थी। थर्ड वन है डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ सैंक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। आपका जो सैंक्शन ऑर्डर है या जो सैंक्शन कन्वेइंग ऑर्डर है उसकी इफेक्टिवनेस कब से होगी, वो किस डेट से लागू होगा, उसको किस डेट से माना जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि जी सैंक्शन ऑर्डर जो है वो उसकी इफेक्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर्स कन्वेइंग द सैंक्शन। जिस डेट को ऑर्डर कन्वे किया जा रहा है उस डेट से, आप जैसे कहने के जो डिस्पैच ऑर्डर का जो डेट होती है टॉप के ऊपर जो लिखी होती है वहां पर उस पर एक डेट डाली जाती है, तो वो ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा, उस डेट को फॉलो किया जाएगा। मिसाल के तौर पे 25 तारीख है, 24 तारीख है, तो वो डेट लिखी होगी जी 25 जुलाई, 25 अगस्त, सितंबर, 28 जुलाई, 1 जुलाई, 14 जुलाई, इस तरह से डेट जो ऑर्डर की होगी उस डेट से उस सैंक्शन को माना जाएगा। उस डेट से जो पिछला पीरियड है वो इफेक्टिव उसमें नहीं होगा, उस डेट के बाद से वो सैंक्शन को माना जाएगा और वही कन्वेइंग ऑर्डर उसका होगा। जो इफेक्टिवनेस होगी उसकी ऑर्डर्स की कन्वेइंग डेट से होगी। फिर रेट्रोस्पेक्टिव सैंक्शन, ऐसी सैंक्शन जिसका कोई बैक डेट या पहले से कोई उसका इफेक्ट हमने लेना है, जहां पर उसके लिए ये कि जो कंपेटेंट अथॉरिटीज हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वैसे आम सैंक्शंस में नहीं देंगी, जहां पर गवर्नमेंट की इजाजत होगी वहीं पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसमें दिया जाएगा। इसके एग्जांपल ऐसे समझ लेते हैं कि एक सैंक्शन किया गया गवर्नमेंट की तरफ से एडहॉक रिलीव अलाउंस, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में वो एडहॉक रिलीव अलाउंस जुलाई में उसका सैंक्शन ऑर्डर निकला, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन किया और नोटिफिकेशन की जो सैंक्शन कन्वेइंग ऑर्डर की जो डेट थी वो 15 जुलाई थी, 15 जुलाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि इफेक्ट जो कौन सी होगी, किस डेट से इफेक्टिव होगा वो ऑर्डर, 15% आपकी तनख्वाह बढ़ा दी उस ऑर्डर में एडहॉक रिलीफ। तो हमें 15 तारीख से 15 जुलाई से वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। लेकिन अगर इस ऑर्डर में गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जी 15 से ये ना मिले, ये 1 जुलाई से ये इफेक्टिव हो, तो फिर वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इस सैंक्शन ऑर्डर में अलग से मेंशन करेगी कि जी 1 जुलाई से ये इफेक्टिव होगा। तो आपने ऑर्डर बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के देखे होंगे जिसमें बाकायदा ऑर्डर के अंदर, सैंक्शन ऑर्डर के अंदर, नोटिफिकेशन के अंदर एक डेट मेंशन कर दी जाती है
अगर वो डेट मेंशन ना की गई हो तो इसका मतलब है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लिया जाएगा, जो भी कन्वेइंग की डेट होगी उस डेट से वो इफेक्टिव होगी। तो ये लाजिम है, ये ऑर्डर को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो तो आपने सैंक्शनिंग ऑर्डर की डेट से पेमेंट देनी है और उस डेट से देनी है। उससे जो बैक डेट का इफेक्ट है वो आपने नहीं डालना जब तक कि उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ना आ जाए। फिर लैप्स ऑफ सैंक्शन, आपकी सैंक्शन लैप्स कब होती है? कहते हैं सैंक्शन फॉर एनी फ्रेश चार्ज व्हिच हैज नॉट बीन एक्टेड ऑन फॉर अ ईयर मस्ट बी हेल्ड टू हैव लैप्स्ड अनलेस इट इज स्पेसिफिकली रिन्यूड। कोई भी सैंक्शन जब उसका ईयर गुजर जाता है, ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर, तो जब फाइनेंशियल ईयर उसका खत्म हो जाता है तो वो सैंक्शन आपकी लैप्स हो जाती है, अदरवाइज उसको रिन्यू ना कर दिया जाए। कोई भी आपका फाइनेंशियल सैंक्शन का ऑर्डर है, खासतौर पे अगर हम कंटीजेंसी का सैंक्शन का ऑर्डर देते हैं और वो किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर से उसका ताल्लुक है, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ वो सैंक्शन ऑर्डर अगर एक्ट नहीं किया उसने तो वो सैंक्शन ऑर्डर भी लैप्स हो जाएगा, नई फाइनेंशियल ईयर के साथ नया सैंक्शन ऑर्डर लिया जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।